क्या हाल चाल यार आईसीएससी सुपरस्टार्स, क्या हाल चाल तुम सभी के। स्वागत है आप सभी का वापस से यार बच्चों आपके अपने वाले प्लेटफॉर्म में। और आज जो हम करने जा रहे हैं ना बेटा, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं भाई साहब सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मतलब पूरा माहौल, पूरा वेवी पूरा खतरनाक हो चुका है, क्योंकि बात हो रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हमारे इस कंप्लीट चैप्टर रिकैप वाले सीरीज के अंदर। मैं हूं आपका अपना होस्ट, आपका दोस्त और आपका गाइड, यानी कि कुणाल दिस साइड। प्यार से बच्चे मुझे टी रेक्स के नाम से बुलाते हैं, बिकॉज मैं लेता हूं आपकी क्लासेस जुरासिक वर्ल्ड से, और डायनासोर मेरे दोस्त है, सो दैट इज वाई बच्चों ने ये नाम मेरे को दे दिया। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों हमारे इस टॉपिक में, आज हमारे वीडियो के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और यूनाइटेड नेशंस की, दोनों ही अपने धांसू टॉपिक और काफी हद तक आपस में रिलेटेड है। बिकॉज द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप देखोगे निर्माण होता है हमारे यूनाइटेड नेशंस का। बिकॉज आपको याद होगा जब हमने वर्ल्ड वॉर वन पढ़ा था, तब उसके बाद भी कुछ ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन बना था, इसको हम लीग ऑफ नेशंस कहते थे, बट वो इतना कमजोर था दोस्तों कि वो फेल हो गया। और एज अ रिजल्ट आप देखते हो बच्चों यहाँ पे कि हमें जरूरत पड़ती है एक स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशन की। हम बात करेंगे जनरली द कोल्ड वॉर एरा की, हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या क्या आउटकम्स आए, कॉन्सिक्वेंसेज आए। और ये छोटी सी प्यारी सी वीडियो आप सभी बच्चों के लिए है, तो सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं भाई कि आपने बहुत सारा प्यार दिया है अपनी वीडियोस के ऊपर, और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों को बहुत मजा आया पढ़ करके। सो होपफुली यार आपके कहते हैं ना, आपके हेल्प के लिए एक और वीडियो में लेकर के आया हूं यहाँ पे। सो बच्चों जो नए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, मैं आपको बता दूं कि हम लोग आप बच्चों को तैयार करते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, आपको पढ़ाते हैं, आपको सिखाते हैं, आपको समझाते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों को ये नहीं पता कि सर जी नोट्स कहां मिलेंगे इस पूरे चैप्टर के, तो मैं बता दूं आपको कि नोट्स मिलेंगे पीडब्ल्यू के ऐप के ऊपर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बेटा पीडब्ल्यू ऐप पे हम करोड़ों बच्चों को, लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हमसे पढ़ चुके हैं, बहुत सारे आईसीएससी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ना, तो उनके लिए हमारे बैचेस हैं। तो आप जब पीडब्ल्यू ऐप पे जाएंगे तो उन बैचेस को चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ याद रखिएगा इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो बस कहां जाना है, पीडब्ल्यू ऐप पे जाना है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और हम लोग बढ़ जाते हैं आगे हमारे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, चलिए। सो दोस्तों जब बात होती है द्वितीय विश्व युद्ध के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण आपको याद होगा, हमने पढ़ा था डिक्टेटरशिप्स वाले चैप्टर में, कि हमारे यूरोप के अंदर जो है कुछ ऐसे कंट्रीज, ठीक है, जैसे जर्मनी, इटली, यहाँ के जो नेता थे, लीडर्स थे, कुछ ऐसे लोग आ गए थे जो इनको बहुत ही अग्रेसिव तरीके से कंट्रोल कर रहे थे। और इनका जो पॉलिसी था बहुत सिंपल था कि अगर अपने आप को बड़ा बनाना है, पावरफुल बनाना है, तो आप कैप्चर करिए दूसरे कंट्रीज को, आप अपना मिलिट्री पावर दिखाइए। और जब ऐसे माहौल यूरोप के अंदर दोबारा बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो डेफिनेट सी बात है दोस्तों, आप वर्ल्ड वॉर को अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द सेकंड वर्ल्ड वॉर। हम फिर हम आएंगे यूनाइटेड नेशंस के ऊपर दोस्तों। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है बेसिकली 1939 के अंदर, जब हिटलर यहां पे इन्वेड करता है पोलैंड को। राइट, तो वहीं से हम कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का स्टार्ट हुआ था। जो डैमेज और डिस्ट्रक्शन बेटा इस वॉर ने कॉज किया था, उसने बाकी सभी वॉरों को पीछे छोड़ दिया, सभी वॉर्स को जो है पछाड़ दिया एक तरीके से। ठीक है, चलिए, अब मेन कॉजेस क्या थे दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड वॉर टू के। ठीक है, सबसे पहला द डिससैटिस्फैक्शन है ट्रीटी ऑफ वर्साई। तो आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर वन के बाद एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिस एग्रीमेंट के द्वारा खासकर जर्मनी को तो बर्बाद कर दिया गया था, लेकिन साथ ही साथ जो इटली था उसको भी अपने मनचाहे टेरिटरीज यहां पे नहीं मिले थे। राइट, एंड एज अ रिजल्ट आप देखोगे तो दोनों ही कंट्रीज के लिए ये ट्रीटी क्या बन जाती है, द रीजन फॉर द डिससैटिस्फैक्शन। राइट, और कहीं ना कहीं इनके नेता जो थे, चाहे इटली में मुसोलिनी रहे हो, चाहे आपके हिटलर रहे हो जर्मनी के अंदर, दोनों के अंदर एक हेट्रेड सा, एक डिस्पाइस सा फील कर देती है टुवर्ड्स द लाइट पावर्स। राइट, चलो, तो हमने क्या देखा, आफ्टर ट्रीटी ऑफ वर्साई इटली और जर्मनी में था बहुत तगड़ा डिससैटिस्फैक्शन। कई सारे हार्श रेस्ट्रिक्शन जर्मनी पे लगा दिए गए थे, इसको एक बहुत ही तगड़ा वॉर कॉम्पनसेशन देने को बोला गया था। एंड जितने भी इसके रिसोर्स रिच एरियाज थे, जितने भी इसके कोल माइंस थे, उनको यहाँ पे अलाइड पावर्स और खासकर फ्रांस ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया था। जितनी भी ईस्ट एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर जर्मनी ने कॉलोनीज बनाई थी, उनको अगर आप देखोगे तो छीन लिया जाता है दोस्तों, और इनफैक्ट इसकी मिलिट्री पावर को भी कम कर दिया जाता है। तो ये जितने भी हार्श टर्म्स थे, इससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर एक मिलिटेंट नेशनलिज्म जाग गया, मतलब लोगों के अंदर एक हेट्रेड की भावना पैदा हो गई कि जिन देशों ने हमारे देश को खराब किया है, हम उनसे बदला लेकर के रहेंगे। सो ये जो आपका कहते हैं ना, इस तरीके का फीलिंग अगर देश के अंदर डेवलप हो जाए, तो डेफिनेट सी बात है बेटा, वो काफी डिस्ट्रक्टिव साबित होता है। चलिए, दूसरा बात करता हूं मैं फासिज्म और
फासिज्म का राइज। तो दोस्तों फासिज्म क्या है? एक टाइप ऑफ डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है। डिक्टेट करने का मतलब होता है जब सरकार आपको अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जीने को मजबूर करते, राइट? कि आपके देश का एक ऐसा नेता हो जो अपनी मनमानी चलाए दोस्तों, और आपको उसकी बात माननी पड़े। अगर आप उसके अपोज जाते हैं तो आपको पनिश किया जाएगा, सिंपल एज दैट। इसे हम कहते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे सरकार या लीडर आपको डिक्टेट कर रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसको कई नामों से अलग अलग देशों में जाना जाता है डिपेंडिंग अपॉन द लीडर्स। जैसे इटली के अंदर इसको हम फासिज्म कहते थे, राइट? और ये वर्ड आता है ऑब्वियस सी बात है मुसोलिनी की आइडियोलॉजी से, ठीक है? और फासिस्ट जो शब्द होता है आपका, इसका मतलब भी होता है यूनियन या फिर लीग, ठीक है? तो वहां से निकल करके फासिज्म की आइडियोलॉजी आती है दोस्तों, कि इटली फासिज्म में और नाजिज्म जर्मनी के अंदर। तो दोस्तों नो डाउट कि यहाँ पे जो नाजिज्म है वो अपने आप में बहुत तगड़ी आइडियोलॉजी है, लेकिन इसका जन्म कहां से होता है? जन्म होता है बेटा जब हिटलर जो है अपना जर्मन वर्कर्स पार्टी को बदल के नाजी पार्टी उसको रीनेम करता है, उसके आइडियोलॉजीज को बदलता है। तो वहां से जो डिक्टेटरशिप का स्टाइल था, हिटलर का स्टाइल था सरकार चलाने का, उसको हम यहां पे कहते हैं नाजिज्म, ठीक है? तो अगर आप देखोगे दोनों ही लीडर्स की हम बात करें तो ये टोटालिटेरियन स्टेट पे भरोसा रखते थे, मतलब एक ऐसा स्टेट जहां पे कंप्लीट पावर एक सिंगल नेता, एक सिंगल लीडर के हाथ में होती है, उसको हम कहते हैं टोटालिटेरियन, ठीक है? बहुत ही सिंपल भाषा दोस्तों। एंड डेमोक्रेसी के अपोजर थे, चाहे दोनों लीडर्स की आप बात कर लीजिए। इटली अगर आप देखोगे मुसोलिनी के अंदर ट्राई करता है जो ओल्ड रोमन एम्पायर का ग्लोरी खत्म हो गया था, खो गया था, उसको रिवाइव करने का, और जर्मनी ट्राई करता है अपनी प्रेस्टीज को रीएस्टैब्लिश करने का अंदर हिटलर। अब ये कैसे किया जा सकता था? ये किया जा सकता था बाय फाइटिंग वॉर। जब तक आप युद्ध नहीं करोगे, अपनी पावर को नहीं दिखाओगे, तब तक कोई आपका दबदबा मानेगा नहीं, ठीक है? तो ये दोनों लीडर्स ऐसे हैं जो एक गाने के फैन है कि दबदबा है, दबदबा था, दबदबा बना रहेगा, ठीक है? तो ये दोनों नेता वही हैं दोस्तों, इनको लगता है कि अगर अपने देश का दबदबा बनाना है, अगर पावर बनानी है मेरे भाई, तो आपको यार करनी पड़ेगी लड़ाई, ठीक है? तो वॉर के सपोर्टर थे दोस्तों, एंड दैट इज व्हाई आप देखोगे सेकंड वर्ल्ड वॉर इनएविटेबल हो जाता है, मतलब अनअवॉइडेबल। फिर आती है पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट। पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट का मतलब होता है किसी एक को बहुत ज्यादा फेवर करना, उसकी गलतियों को भी आप नजरअंदाज कर दे रहे हो, ठीक है? इसको कहते हैं अपीज करना। जस्ट बिकॉज आप चाहते हो कि इस इंसान का इस्तेमाल करके आप किसी और को डाउन कर सको, दबा सको। सो दैट इज व्हाई अगर वो पर्टिकुलर पर्सन या देश गलतियां भी कर रहा है तो आप यहां पे इग्नोर कर रहे हो। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने अगर आप देखोगे जर्मनी की तरफ, इटली की तरफ कुछ ऐसी ही पॉलिसी को अपनाया हुआ था, ठीक है? इनफैक्ट इवन टुवर्ड्स जापान, राइट? तो ब्रिटेन और फ्रांस को लगता था कि जैसे जो ट्रीटी ऑफ वर्साई हुआ है उसमें जर्मनी के साथ बहुत इंजस्टिस हुआ है, ठीक है? और वो इंजस्टिस को थोड़ा सा कम करने के लिए बेटर है कि जर्मनी में अभी जो पावर राइज हो रहा है हिटलर का, उसको ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं। जो थोड़ा बहुत इलाका वो कैप्चर कर रहा है तो उसमें हम लोग इंटरवेंशन नहीं करते हैं। इसको कहते हैं अपीजमेंट करना, क्या ना, नजरअंदाज कर देना, बिल्कुल इग्नोर कर देना, ठीक है? चलिए, सो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट मींस अग्रेसिवनेस को ओवरलुक कर देना ऑफ अदर कंट्रीज। सिंपल सी बात है, आप क्या कर रहे हो कि ओवरऑल पीस मेंटेन करने के लिए किसी पर्टिकुलर कंट्री के जो गलत डिमांड्स है, हॉस्टाइल डिमांड्स है, उनको भी आप मान ले रहे हो। अब ये जो पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट है, कौन फॉलो कर रहे थे? ब्रिटेन एंड फ्रांस, ठीक है? किसकी तरफ? जर्मनी और इटली की तरफ, बिकॉज इनको लगता था ट्रीटी ऑफ वर्साई में दोनों कंट्रीज के साथ गलत हुआ है। तो ब्रिटेन एंड फ्रांस अगर आप चाहते थे, अगर आप देखोगे तो ये भी चाहते थे कि जो कम्युनिज्म बढ़ रहा है उसको यहां पे रोका जा सके। तो बच्चों, कम्युनिज्म को रोकने के लिए जरूरी है उसका एंटी पावर होना, और वो यहां जर्मनी और इटली में था कि जर्मनी और इटली के जो नेता थे वो जरा भी कम्युनिज्म या समाजवाद, सोशलिज्म को बिल्कुल भी सपोर्ट यहां पे नहीं करते थे, isn't it? एंड दैट इज व्हाई यहां पे ब्रिटेन एंड फ्रांस को लगता है कि अगर हम इन दोनों को सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेट सी बात है सोशलिज्म और कम्युनिज्म का जो बढ़ता हुआ पॉपुलैरिटी है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो पाएगा, ठीक है? चलिए, डन, ओके। सो दैट इज व्हाई दे टुक एक्शन, दे डिड नॉट टुक एक्शन। हाँ, तो अगर आप देखोगे तो जर्मनी ने जब वापस से राइनलैंड इलाके को मिलिटराइज किया, वापस से अपनी आर्मी को रीस्टैब्लिश किया, तब आप देखोगे ब्रिटेन और फ्रांस कोई एक्शन नहीं लेते। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जब ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया के पार्ट्स को कैप्चर किया जाता है तब भी यहां ब्रिटेन एंड फ्रांस शांत रहते हैं, जर्मनी को अपोज नहीं करते। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि दे वर फॉलोइंग पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट। इनको लगता था कि जर्मनी को खुला हाथ दे करके हम यहां पे समाजवाद को सप्रेस कर सकते हैं दोस्तों, और साथ ही साथ एक तरीके से इनको यह भी लगता था कि जर्मनी के साथ काफी गड़बड़ हुआ है ट्रीटी ऑफ वर्साई के थ्रू, तो उसको थोड़ा सा हम ठीक कर सकते हैं, राइट? हालांकि बाद में आप देखोगे उनका पासा इन्हीं पे उल्टा पड़ जाता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें जापानीज इन्वेजन ऑफ चाइना, तो दोस्तों सिर्फ जर्मनी और इटली की तरफ ही जो है ब्रिटेन एंड फ्रांस अपीसमेंट फॉलो नहीं कर रहे थे, बल्कि जापान की तरफ भी कर रहे थे। अब अगर आप देखोगे तो जापान आपको देखने में तो बहुत साफ सुथरा, एकदम महात्मा टाइप का लगता होगा, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों। जब लोग गुंडागर्दी नहीं करते थे तब जापान गुंडा हुआ करता था। तो जापान के लिए कहावत बड़ी फेमस है कि हम जरा शरीफ क्या हुए और पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई, ठीक है? तो जापान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जापान गवर्नमेंट
एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी फॉलो कर रहा था। इसको लगता था कि ईस्टर्न साइड पे इसके बड़े इलाके में कब्जे होने चाहिए, ठीक है। सो इसने क्या किया, मंचूरिया का इलाका यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिया। मंचूरिया का इलाका कहां है दोस्तों, चाइना के अंदर। डिस्पाइट यहां लीग ऑफ नेशंस इस बात को अपोज करता है, लेकिन जापान इसकी बात नहीं सुनता। इनफैक्ट आप देखोगे यहां पे चाइना के दूसरे पार्ट्स में भी जापान घुसने का ट्राई कर रहा था। अब क्या होता है कि जब चाइना अपील करता है लीग ऑफ नेशंस को, तो लीग ऑफ नेशंस यहां पे कोई भी कदम नहीं उठा पाता। रीजन क्या है कि भाई जो ब्रिटेन फ्रांस जैसे देश थे बड़े बड़े, वो जापान सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, वो जापान के खिलाफ नहीं थे दोस्तों, राइट, ना ही उसके एक्शंस को चेक कर रहे थे। तो चाइना चाहे जितने भी यहां पे गुजारिश लेके चले जाए लीग ऑफ नेशंस की तरफ, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। जापान ने क्या किया, अपनी पावर को और बढ़ाने के लिए किसके साथ हाथ मिला लिया, जर्मनी और इटली के साथ, और तीनों ने मिलकर के क्या बना लिया, बर्लिन, रोम और टोक्यो एक्सेस। तो एक्सेस का मतलब होता है ग्रुप हो गया आपका, ठीक है। तो जापान क्या करता है, अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए जर्मनी और किसके साथ भाग जाता है भाई, यहाँ पे इटली के साथ अपनी पावर को इंक्रीज करता है, वो बना लेता है द बर्लिन रोम टोक्यो एक्सेस, ठीक है, जिससे ये फर्दर ईस्ट पर अपनी पावर को एक्सपांड कर पाए। ये क्या करता है, ब्रिटिश और अमेरिका की जो टेरिटरीज थी यहाँ पे चाइना के अंदर, उन्हें भी कैप्चर कर लेता है, ठीक है। चलो, अब वेस्टर्न पावर्स क्या कर रही थी यहाँ पे, सिंपल सी बात है, पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट फॉलो कर रही थी आगे विद रिस्पेक्ट टू जापान। क्यों, क्योंकि इन्हें लगता था कि जापान को अपीज करके जो है, जापान को नजरअंदाज करके शायद हम यहाँ पे चाइना के पावर को रोक पाए, चाइना को बड़ा बनने से रोक पाए। तो दैट इज व्हाई आप देखोगे दोस्तों कि जापान को ये लोग कुछ करते नहीं, पर आप देखोगे बाद में जापान इन्हीं की बैंड बजाने वाला है, ठीक है। आपको याद आएगा वो हिरोशिमा वाला अटैक एंड ऑल, सॉरी वो अपना जो पर्ल हार्बर का अटैक, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स कम टू द फेलियर ऑफ द लीग ऑफ द नेशंस दोस्तों। तो अभी आप देखोगे लीग ऑफ नेशंस को क्यों बनाया गया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कोई नेक्स्ट वॉर ना हो। बट लीग ऑफ नेशंस अपने आप में बहुत वीक था। क्यों, यूएसए जिसकी हम बात करते हैं कि इसने लीग के फॉर्मेशन में बहुत मदद की थी, बनने के बाद ये खुद लीग को ज्वाइन नहीं करता है। बाकी जो पावरफुल मेंबर्स थे पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, एंड साथ ही साथ ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कि मिल करके हम चीजों को जो है एकदम नॉर्मलाइज करेंगे, मिलके वर्ल्ड पीस को मेंटेन करेंगे। इसमें बड़े देश बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, जब ऑफेंडिंग कंट्रीज यानी जब पोलैंड जो है लिथुआनिया का इलाका सीज करता है, कैप्चर करता है, जापान मंचूरिया का इलाका कैप्चर करता है, इटली जो है इथियोपिया का इलाका कैप्चर करता है, तो यहां पे लीग ऑफ नेशंस एकदम खामोश रहती है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे एज अ रिजल्ट, बहुत सारे जो छोटे देश थे, इनका जो ट्रस्ट था लीग ऑफ नेशंस में खत्म हो गया। इनको समझ में आया कि अपने इंटरेस्ट को अगर प्रोटेक्ट करना है तो मिलिट्री अलायंसेस बनाने पड़ेंगे, पावरफुल लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, बिकॉज लीग ऑफ नेशंस किसी काम की नहीं है, इट इज गुड फॉर नो यूज, राइट। चलिए, अब आते हैं तो द वेरी इमीडिएट कॉज, जिसको हम कहते हैं द इन्वेजन ऑफ द पोलैंड बाय हिटलर। ठीक है, पोलैंड अगर आप देखोगे दोस्तों, पोलैंड एक बड़ा इंटरेस्टिंग इलाका रहा है, ठीक है। एंड अगर हम देखेंगे तो सितंबर 1939 में पोलैंड को हिटलर क्या करता है दोस्तों, यहां पे इन्वेड कर देता है, अटैक कर देता है। क्यों, देखो ट्रीटी ऑफ वर्साई ने क्या किया था, जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट दिया था, ठीक है। और जर्मन लैंड रूट का, जो जर्मनी से लैंड रूट निकलता है पोलैंड की तरफ, ठीक है, और जो आपका पोर्ट था दानजिग का फ्री पोर्ट एक तरीके से मान लीजिए, ठीक है, जिसपे नो डाउट किया लाइट पावर्स कहीं ना कहीं डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे, वो दे दिया जाता है पोलैंड को, ठीक है। अब क्या हो रहा है दोस्तों कि जर्मनी चाहता है कि जो इसके टेरिटरीज इससे छीन लिए गए हैं वो ये वापस रिगेन कर पाए। अब जो दानजिग का शहर था दोस्तों, उसमें ज्यादातर जर्मन रहा करते थे, और हिटलर का ये कहना था कि जो पोलैंड वाले हैं वो जर्मनी वालों के साथ क्रुएल्टी कर रहे हैं, तो जर्मन को मैं बचाना चाहता हूं दोस्तों, और उनको दंड देना चाहता हूं। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो यहां पे हिटलर जो है पोलैंड पे अटैक करता है, इस रीजन को देते हुए। हालांकि हिटलर का जो रियल रीजन वो यही था कि अगर पोलैंड को इसने कैप्चर कर लिया, दानजिग को कैप्चर कर लिया, तो ईस्ट प्रशिया से आसानी से कनेक्ट कर पाएगा, राइट। तो इसका जो मेन आइडियोलॉजी था ना जो हिटलर का, वो ये था, ठीक है। बट ये क्या करता है कि जर्मन्स के कहते हैं ना, जर्मन्स को ये एक तरीके से बलि का बकरा बना लेता है। कहता है कि देखिए जर्मन्स को जो है यहाँ पे पोलैंड वाले बहुत ब्रूटैलिटी के साथ पेश आ रहे हैं, ठीक है, इनके साथ बहुत गलत कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे जर्मन्स को बचाना है। हालांकि इसका रियल मुद्दा क्या था कि अगर पोलैंड वाला इलाका कैप्चर कर लेता है दानजिग का सिटी, तो वहां से ईस्ट प्रशिया तक बहुत आसानी से पहुंच सकता था। तो दैट वाज द होल आइडियोलॉजी ऑफ हिम। सो जर्मन, हाँ, तो मैंने क्या कहा आपको, जर्मनी ने क्या कहा, हिटलर ने क्या कहा कि आप क्राइम्स अगेंस्ट द जर्मन पीपल कर रहे हो पोलैंड के अंदर, दैट इज व्हाई मुझे उनको बचाना पड़ेगा। तो सितंबर 1 1939 को जर्मन आर्मीज घुस जाती हैं पोलैंड में। तो जब फ्रांस एंड ब्रिटेन जर्मनी को वार्निंग देते हैं कि हट जाओ पोलैंड से, तो जर्मनी मानता नहीं है। इनफैक्ट जर्मनी क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे उन्हीं की तरफ लग जाता है पीछे के, रुको हम तुमको भी लपेटते हैं अभी। सो एज ए रिजल्ट फ्रांस एंड ब्रिटेन क्या करते हैं, जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर देते हैं, और अल्टीमेटली आप देखोगे यहाँ पे जो है वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो जाती है। हालांकि अगले 5-6 महीनों तक वॉर बहुत एस्केलेट नहीं होती, मतलब बहुत ज्यादा तेजी के साथ लड़ी नहीं जाती, अग्रेसिवनेस के साथ। और फिर आप देखोगे 1940s के बाद ही आपको जो है वॉर बहुत अग्रेसिव होती हुई दिखती है, ठीक है। चलिए,
फिर हमने क्या देखा दोस्तों, यहाँ पे धीरे धीरे करके जो है यहाँ पे वॉर पूरे यूरोप में फैलने लगी है। जर्मनी, इटली, जापान का तो अपना एक अलायंस था ही था, इन्हीं को हम कहते हैं एक्सिस पावर्स। और एक अलायंस था ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए का, जिसे आप कहा जाता है अलाइड पावर्स, है ना। इसमें नो डाउट कि यूएसएसआर भी था, ठीक है। सोवियत रशिया भी अगर आप देखोगे यहाँ पे ईस्टर्न पोलैंड को अटैक करता है और किन टेरिटरीज को यहाँ पे कैप्चर कर लेता है जो पहले रशिया का पार्ट हुआ करते थे। ऑलमोस्ट जितने भी कंट्रीज थे, है ना, काफी सारे देश होते हैं यहाँ पे वॉर का हिस्सा बन जाते हैं। सिर्फ स्वीडन, स्विट्जरलैंड, स्पेन, पोर्तुगल और तुर्की जो है आप देखोगे यहाँ पे न्यूट्रल रहते हैं। स्विट्जरलैंड बेटा एक ऐसा इलाका है जहां पे ना तो अटैक किया गया और ना ही इसने किसी वॉर में पार्टिसिपेट किया। अब इसका एक बहुत बड़ा रीजन मैं बताता हूं, बिकॉज स्विट्जरलैंड वो इलाका था जहां के बैंक्स में वर्ल्ड लीडर्स के पैसे जो थे बहुत सेफ हुआ करते थे, ठीक है। तो सभी नेता अपनी प्रॉपर्टी तो बचाते हैं बेटा, अपनी धोती हर नेता बचाता है, देखो सीधी बात है, ठीक है। तो ये जो नेता लोग थे इनको पता था कि स्विट्जरलैंड में अटैक करने का मतलब है कि भैया अपना खुद के पैसों में आग झोंकने वाली बात हो गई, ठीक है। साथ ही साथ स्विस में आपको एल्प्स माउंटेन्स वगैरह मिल जाएंगे जो एक नेचुरल बैरियर भी क्रिएट करते हैं स्विट्जरलैंड को अटैक से बचाने के लिए, ठीक है। तो ये कई सारे रीजन है वाई स्विट्जरलैंड वाज वेरी न्यूट्रल दोनों वॉर्स में अगर आप देखेंगे, और इसके ऊपर अटैक भी नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। नाउ अब जर्मनी ने अगर आप देखोगे नॉर्वे, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम इसको कैप्चर कर लिया था 1940 तक। मैंने बताया ना 1940 में जर्मन पावर एकदम पीक पे था, ठीक है। फिर जर्मनी ने क्या किया, एकदम रैपिड मिलिट्री स्ट्राइक्स को यहां पे क्या किया, लॉन्च किया। इस मतलब ये जो तरीका था वॉर लड़ने का, इसे कहा जाता था दोस्तों ब्लिट्जक्रिग। ब्लिट्जक्रिग का मतलब होता है बहुत तेजी के साथ चीजों को कैप्चर करना, ठीक है। फिर आपका फॉल ऑफ फ्रांस आता है। देखिए जर्मन आर्मी जो है फ्रांस में यहां पे एंटर कर जाती है, ठीक है। और आप देखोगे पेरिस जो है जर्मन फोर्सेस के हाथ में आ जाता है। फिर बैटल ऑफ ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो बैटल ऑफ ब्रिटेन क्या होता है, तो जर्मन एयर फोर्सेस हैं वो यहाँ पे ब्रिटिश के इलाकों में बॉम्ब बरसाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब रिटेलिएशन में बदले में अगर आप देखोगे जो रॉयल एयरफोर्स है ब्रिटेन की, वो जर्मन टेरिटरीज पर अटैक कर देती है। जून 1941 में क्या होता है, हिटलर जो है ना अपनी बिगेस्ट हिस्टोरिक ब्लंडर करता है जिसे कहते हैं इन्वेजन ऑफ द सोवियत रशिया। अब सोवियत रशिया को इन्वेड करना इतना आसान नहीं है दोस्तों। रीजन वन की सोवियत रशिया बहुत स्ट्रॉन्ग पावर हुआ करता था, ठीक है। दूसरी बात, रशिया इतना ह्यूज है, इतना लार्ज है कि आप पूरा रशिया कभी नहीं जीत सकते। तीसरा है वहां का हार्श क्लाइमेट, जिसमें उस टाइम पे खड़े होने के लिए, सर्वाइव होने के लिए आपके पास उतना टेक और गियर था भी नहीं, ठीक है। हालांकि अगर आप देखोगे जर्मनी का एक नो अग्रेशन एग्रीमेंट था यहाँ पे, है ना, जर्मनी और रशिया के बीच में कि हम आपको अटैक नहीं करेंगे, पीस एग्रीमेंट था। लेकिन उसके बाद भी ये हिटलर जो है सब एग्रीमेंट तोड़ता हुआ सोवियत रशिया को अटैक कर देता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है दोस्तों 1942 में हिटलर ने जब स्टालिनग्राड को यहाँ पे क्या किया दोस्तों, जहां अटैक किया, तो उसको सबसे पहला यहाँ पे फेस करना पड़ा रशियन टेम्परेचर। मैंने कहा ना बहुत ठंड पड़ती है भाई साहब, आपकी आर्मी सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो पहला तो टेम्परेचर ने मार दिया जर्मन फोर्सेस को। दूसरा जो सोवियत रेड आर्मी थी भाई वो बहुत ताकतवर थी, तो उसने क्या किया भाई, भयंकर रूप से भगा भगा के मारा है जर्मन फोर्सेस को। अल्टीमेटली जर्मनी जो है बैटल ऑफ स्टालिनग्राड हार जाता है। बैटल ऑफ बर्लिन 45 में अगर आप देखोगे जर्मन जो है फंस जाते हैं दो फोर्सेस के बीच में। एक तरफ से ब्रिटेन वाले मार रहे होते हैं, एक तरफ से अमेरिकन मार रहे होते हैं दोस्तों, और एक तरफ आपका रशिया खड़ा होता है। तो तीनों इसको घेर के मार रहे होते हैं बेटा, है ना। तो जब अलाइड पावर्स बर्लिन तक पहुंच जाते हैं, जर्मनी का एकदम सेंटर बोलते हैं इसको, उसको कैप्चर करने के लिए, तो यहां पे हिटलर भग के सुसाइड कमिट कर लेता है दोस्तों, है ना। और फाइनली जो बची हुई जर्मन आर्मीज है वो यहां सरेंडर कर देती हैं। सो अगर आप देखोगे यूरोप के अंदर 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है एज द डे ऑफ सेलिब्रेशन, राइट। तो आप देख सकते हो कि हिटलर का पावर भी यहां पे खत्म हो गया। अब आता है दोस्तों अमेरिका। तो अमेरिका अभी तक अगर आप देखेंगे तो बहुत ही न्यूट्रल बैठा हुआ था, लड़ाई झगड़े में उसको इंटरेस्ट था नहीं दोस्तों, तो ये बहुत न्यूट्रल था ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द वॉर। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो इसका एक नेवी का पूरा बेड़ा खड़ा हुआ था, नेवी का फ्लीट खड़ा हुआ था पर्ल हार्बर के अंदर, कहां, हवाई आइलैंड्स में, ठीक है। अब जापान को यह लगा कि अमेरिका की जो फ्लीट है पर्ल हार्बर पे हो सकता है उसके लिए खतरा बन जाए। तो 1941 में दिसंबर में क्या करता है, जापान एक सरप्राइज एरियल अटैक करता है, बॉम्बिंग करता है अमेरिकन नेवी बेसिस पे। तो अमेरिका की जो पूरी पर्ल हार्बर के अंदर जो है बढ़िया नेवी की बेस खड़ी होती है, इस पे सरप्राइज अटैक्स कर देता है जापान। तो अमेरिका वाले तैयार भी नहीं होते उसके लिए, ठीक है। अब बैटल शिप्स को डुबा दिया जाता है, इंपॉर्टेंट जो एयरफील्ड थी, यहां से जेट फाइटर्स उड़ते थे, इनको अटैक किया जाता है। हाउएवर जापान एक गलती कर बैठा। अब गलती क्या कर बैठा इसने, कि नो डाउट किसने यहां पे शिप्स तो डुबा दिए, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे जो शिप रिपेयर करने वाली फैसिलिटी है उसको तो डिस्ट्रॉय करना ही भूल गया। अब अगर मान लीजिए मैं यहां पे मेरा शिप तुम खराब कर गए, बट अगर रिपेयरिंग सेंटर मेरे पास है तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसे रिपेयर कर सकता हूं समय रहते ही, ठीक है। एंड साथ ही साथ अगर आप देखोगे जो यूएस के वॉर कैरियर्स थे, मतलब जो वॉरशिप्स नहीं होते हैं जिसको आप कहते हो जहां से प्लेन वगैरह उड़ता है, उसको भी जापान डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। तो भाई साहब जो मेन चीज है वो तो तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। 3700 लोग अगर आप देखोगे इस अटैक में किल हुए थे, मारे गए थे। और इस इंसिडेंट की वजह से अगर आप देखोगे जो हमारे अमेरिकन है बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बिकॉज अमेरिका तो इंटरवीन कर नहीं रहा अभी तक, लेकिन जापान अपना सपोर्ट शो करते हुए अपने एक्सेस को क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे अमेरिका को जबरदस्ती छेड़ाता है। तो फाइनली अगर आप देखोगे यहाँ पे
तो अमेरिका जो है 1941 के दिसंबर में 8 दिसंबर को वर्ल्ड वॉर 2 को ज्वाइन कर लेता है, राइट आफ्टर द पर्ल हार्बर अटैक। अब अमेरिकन अगर आप देखोगे, सबसे पहली बात तो साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में जो इनके इलाके थे उसको फ्री करवाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अमेरिकन नेवी और एयरफोर्स क्या करती है, जापानीज बेड़े को, फ्लीट को पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है। जापान अगर आप देखोगे चाइना के अंदर अपनी पोजीशन को पकड़ के बैठा हुआ था, मंचूरिया में, बाकी इलाकों में भी कई सारी जगह इसने कैप्चर किया हुआ था। इनफैक्ट फिलीपींस के अंदर भी अगर आप देखोगे तो अमेरिकन फोर्सेस को अच्छा कॉम्पिटिशन दे रही थी जापान, राइट। तो बाय दिस टाइम अगर आप देखोगे यूएस के पास आ जाती है सबसे बड़ी ताकत, एंड दैट इज द एटॉमिक बॉम्ब। आपने ओपेनहाइमर अगर कभी देखी हो मूवी, बहुत तगड़ी यार, नोलान की मूवी आई थी अभी, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट दिस एटम बॉम्ब एंड ऑल। सो एटॉमिक बॉम्ब यहां पे यूएस डेवलप कर लेता है दोस्तों, और काफी डिबेट के बाद जो है डिसाइड किया जाता है कि एटॉमिक बॉम्ब को हम जापान पे ड्रॉप कर देंगे। अभी बात है करीब 6 अगस्त 1945 की। जो पहला एटॉमिक बॉम्ब था दोस्तों, गिराया जाता है हिरोशिमा के ऊपर, ठीक है। और आधी से ज्यादा जनता जो है शहर के, आप मान लीजिए एकदम भाप बन के उड़ जाती, गायब हो जाती दोस्तों, तब भयंकर एक्सप्लोजन था, ठीक है। अब अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसके बाद भी जापान को कहा कि आप सरेंडर कर दीजिए, ठीक है, हम नहीं चाहते दूसरा बॉम्ब ड्रॉप करना, आप सरेंडर कर दीजिए। इनफैक्ट पैम्पलेट्स आते गए, लोगों को बोला गया, सरकार को बोलिए कि सरेंडर कर दें। बट जब जापान नहीं माना दोस्तों, तो यहां पे दोबारा एक बॉम्ब गिराया जाता है नागासाकी के ऊपर 9 अगस्त 1945 को, ठीक है। और यहां पे इसके बाद जापानी सरकार जो है अनकंडीशनली अगर आप देखोगे तो बेटा सरेंडर कर देती है। इससे अल्टीमेटली आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर 2 क्या हो जाता है बच्चों, यहां पे एंड हो जाती है, ठीक है। चलिए डैमेजेस की बात करें तो बहुत ही ज्यादा डेडली वॉर था, 50 मिलियन लोग की वहां पे मौत हुई थी, इंक्लूडिंग द सिविलियंस ऑल्सो। और इसके अलावा 12 मिलियन लोग अगर आप देखोगे तो कंसंट्रेशन कैंप्स मार दिए गए थे, जो कि जर्मनी के अंदर खुले हुए थे। पॉपुलेशन साइज की बात करें बच्चे, कई देशों की पॉपुलेशन कम हो गई थी। पोलैंड की कम से कम 20% पॉपुलेशन खत्म हो गई थी, सोवियत यूनियन का 10% पॉपुलेशन खत्म हो गया था। इकोनॉमिक लॉसेस बहुत सीवियर थे दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारी कॉलोनी जैसे इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, वॉर ऑन द साइड ऑफ द अलाइज, है ना। अगर अच्छा एक पॉजिटिव आप देखते हो कि वर्ल्ड वॉर के 2 साल बाद ही अपने देश को आजादी मिल जाती है। अब अगर मैं कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूं वॉर के, तो देखिए सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस था डिफीट ऑफ द एक्सेस पावर्स, ठीक है। एक्सेस पावर्स मतलब जर्मनी, इटली, जापान तीनों हार गए यहां पे, राइट। अब जर्मनी को क्या फेस करना पड़ा, अगेन जर्मनी को दोबारा से डिवाइड कर दिया गया 2 इलाकों में, 2 जोन्स के अंदर, ठीक है, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी को कौन मैनेज करने वाला था, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएस, ठीक है। और इसका कैपिटल बनेगा बॉन। और ये क्या फॉलो करेगा, कैपिटलिज्म, मतलब प्राइवेट बिजनेसेस और प्राइवेट इंडस्ट्रीज यहां पे ज्यादा आने वाली हैं। ईस्ट जर्मनी को सोवियत यूनियन ने ऑक्यूपाई कर लिया दोस्तों, और इसका कैपिटल बन गया ईस्ट बर्लिन। अब क्योंकि सोवियत यूनियन है तो ऑब्वियस सी बात है समाजवाद यानी सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज को यहां पे फॉलो किया जाएगा, ठीक है। जापान एंड इटली को यहां पे हम डिवाइड नहीं करते जोन्स के अंदर, लेकिन इनकी मिलिट्री पावर को रिड्यूस कर दिया गया। अमेरिकन आर्मी अगर आप देखोगे जापान को 1952 तक ऑक्यूपाई करती है। आफ्टर दिस जापान को जो है पावर दे दी जाती है अपने आप को एडमिनिस्टर करने की। जितनी टेरिटरीज जो छीनी गई थी जापान से, ठीक है, वह सीज बाय जापान वर टेकन अवे। तो जितनी भी इलाके जो जापान ने अपने इलाके में कैप्चर किए थे, जापान ने कॉलोनीज बनाए थे, वो सारे जापान से ले लिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो जर्मनी कह रहा है यार पता नहीं ऐसी सिचुएशंस में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूं, सही बात है कि नहीं। देखो तो वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था, कौन रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया, जर्मनी। किसे बांटा गया, जर्मनी को। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ दोस्तों, वापस से जर्मनी आगे आ गया। तो जर्मनी कह रहा है पता नहीं यार ऐसी सिचुएशंस में आगे कैसे चला आता हूं। तुम देखो वर्ल्ड वॉर 2 में भी तो किसको डिवाइड किया गया, जर्मनी को ही किया गया ना एक तरीके से, ठीक है। चलिए अब आता है लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द यूएन, जो कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस था, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस को 1945 में फॉर्म किया गया था, अगेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने और फ्यूचर वॉर्स को प्रिवेंट करने के लिए। अब जो 3 पावरफुल देशों के सबसे बड़े हेड्स थे, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट अमेरिका के, स्टालिन हो गया आपका सोवियत यूनियन का, और आपके चर्चिल हो गए, विंस्टन चर्चिल ऑफ ब्रिटेन। यहां पे एक कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं सभी नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स की सैन फ्रांसिस्को में, और यहां पे एक चार्टर या कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का बनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस का, और इसी के थ्रू आप देखोगे यूनाइटेड नेशंस आपका एग्जिस्टेंस में आती है दोस्तों, ठीक है। अच्छा इसके बाद अगर आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ये भी था कि बहुत सारे देश इंडिपेंडेंट बन गए थे आफ्टर द वॉर, जैसे इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, चाइना, घाना, ठीक है। चलिए कोल्ड वॉर एरा की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 का जो सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम था वो था 2 पावर ब्लॉक्स का बनना। तो दोस्तों दुनिया में 2 सबसे बड़े पावरफुल नेशंस निकल करके आ गए, एक था यूएसए, एक था यूएसएसआर या सोवियत यूनियन आप जिसे कह लीजिए। यूएसए का जो आइडियोलॉजी था वो ये था कि कैपिटलिज्म को या पूंजीवाद को प्रमोट करिए, मतलब कहने का ये कि प्राइवेट बिजनेस और प्राइवेट चीजों को ही आप प्रमोट करिए सबसे ज्यादा, ठीक है, जहां पैसा या प्रॉफिट जनरेट हो। और जो सोवियत रशिया था उसका मानना था कि चीजें सरकार द्वारा कंट्रोल होनी चाहिए एंड शुड बी इक्वली डिवाइडेड, जिसका जैसा जरूरत है उसके बीच में, ठीक है। और साथ ही साथ ये प्राइवेट चीजों को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करते, ये चाहते हैं वर्कर, फार्मर्स वगैरह को ज्यादा अधिकार मिले यहाँ पे, ठीक है। तो ये समाजवाद का आइडियोलॉजी सोवियत यूनियन का था।
राइट। अब अगर आप देखोगे नो डाउट कि दोनों देशों ने मिल करके यहाँ पे वॉर लड़ी थी, लेकिन वॉर के एंड में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस दोनों के बढ़ जाते हैं। यूएसए अगर आप देखोगे कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करता है, सोवियत यूनियन यहाँ पे सोशलिस्ट, ठीक है, कम्युनिज्म वाली। राइट। अब इससे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे दो ब्लॉक्स बन गए। ऑल्दो ये लोग डायरेक्ट वॉर में कभी नहीं लड़े, एक्चुअल फाइट इन्होंने कभी नहीं किया, लेकिन जो पॉलिटिकल विवाद था दोनों के बीच में वो एग्जिस्ट करने लगा। ठीक है, दोनों कंट्रीज ने एक ऐसी पॉलिसी फॉलो की जिससे ये खुद मजबूत हो दोस्तों एंड दूसरे को कमजोर करने का ट्राई करे। तो यही जो अनबन का पीरियड है, यही जो टेंशन का पीरियड है दोनों कंट्रीज के बीच में, जहां पे एक्चुअल फाइटिंग नहीं हो रही बट एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का ट्राई किया जा रहा है, चाहे इकोनॉमिक वेज में, चाहे प्रॉक्सी वॉर लड़वा के, मतलब अपने साथ के जो देश है ना उनको जब वॉर में झोंक करके एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। राइट। तो ऐसे एरा को हम कहते हैं कोल्ड वॉर एरा। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों हम लोग? कोल्ड वॉर एरा, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ टेंशन देखने को मिलती है आपको दुनिया के सुपर पावर्स के बीच में। राइट। सो दोनों कंट्रीज ने क्या किया, अलायंस बनाने स्टार्ट कर दिए और वेपन्स इकट्ठे करना स्टार्ट कर दिए, न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, इकोनॉमिक वॉरफेयर होने लगा, प्रोपोगंडा, एक दूसरे को बदनाम करने वाली पब्लिसिटी चलने लगी दोस्तों, प्रॉक्सी वॉर लड़ने लगे। प्रॉक्सी वॉर का मतलब होता है कि मान लो मैं यूएस का बंदा हूं, ठीक है, और मैंने अपने ग्रुप में जो है 4-5 देश रखे हुए हैं, ठीक है, दूसरा वाला यूएसएसआर का बंदा, उसके पास भी 4-5 देश हैं, तो मैं और यूएसएसआर नहीं लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन जो हमारे ग्रुप के देश है ना उनमें लड़ाइयां करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि एक दूसरे के ग्रुप को नुकसान पहुंचाया जा सके। इसको कहते हैं प्रॉक्सी वॉर लड़ना, मतलब खुद ना लड़के किसी और को लड़वाना अपने बिहाफ पे। ठीक है, सो ऑल्दो यूएस एंड यूएसएसआर नेवर फॉट अ वॉर भी जीते थे, बट अगर आप देखोगे ये दोनों तरफ एक दूसरे की तरफ ये दोनों बहुत होस्टाइल थे। ठीक है, चलिए, तो पहला आ जाता है डेमोक्रेटिक एंड द कैपिटलिस्ट ब्लॉक दोस्तों। तो इसे यूएस लीड कर रहा था। यहाँ पे जो ब्लॉक था इसके अंदर कौन कौन सा था? ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, पाकिस्तान और टर्की। इसको हम वेस्टर्न ब्लॉक भी कहते थे। अब कंट्रीज जो इन ब्लॉक्स के अंदर थी दोस्तों, ये डेमोक्रेसी का मतलब बिलीव रखती थी और राइट्स देने के बिलीव में रखती थी सभी सिटीजन्स को। मजे की बात क्या है कि पाकिस्तान आपको ऐसी आइडियोलॉजी के साथ इस ब्लॉक में दिख रहा है। पाकिस्तान में सभी सिटीजन्स को अधिकार देना, इक्वालिटी देना, रियली तुमको लगता है कि रियलिटी है? बम फोड़ना इज अ रियलिटी बट नॉट दिस गाइस। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा 1971 वाला वॉर जिसमें यूएस पूएस जो है सब पाकिस्तान के साथ खड़े थे, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है हमारे देश के साथ रशिया आया था, यूएसएसआर आया था उस टाइम पे। वो फ्रेंडशिप वाला फैक्टर एक अलग है, बट जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से आप देखो तो एक ये भी रीजन है कि यहाँ दो पावर ब्लॉक्स बने हुए थे। तो अगर एक तरफ का पावर ब्लॉक खड़ा होगा किसी देश के साथ, तो दूसरे वाले को अपनी पावर प्रदर्शन करने के लिए आना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, अच्छा, इंडिया के साथ एक चीज बहुत बेस्ट थी दोस्तों, नो डाउट हम कई बार भारत को क्रिटिसाइज करते हैं कि इनमें से हम एक भी ब्लॉक का हिस्सा क्यों नहीं बने, तो हम यहाँ पे न्यूट्रल थे, हमने नॉन अलाइनमेंट का पॉलिसी फॉलो किया, मतलब ना हम इनसे लड़ना चाहते और ना हम ये वाले ब्लॉक से लड़ना चाहते हैं जिसे आप कम्युनिस्ट ब्लॉक कहते हो। ठीक है, तो हम दोनों के साथ संबंध अच्छा रखना चाहते थे। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा यार कि हम अपने रिसोर्सेज को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएंगे, हम दूसरे की बातों को यहाँ पे नहीं मानेंगे, बिकॉज किसी भी एक भी ब्लॉक का हिस्से बनने का मतलब था कि यार इनकी गाइडलाइंस पे अपने देश को चलाना, दैट वाज नॉट अ गुड थिंग। राइट। चलिए, तो द ब्लॉक को, इस ब्लॉक को यूएसएसआर लीड कर रहा था, इसे हम कई बार यहाँ पे ईस्टर्न ब्लॉक या सोवियत ब्लॉक कहते थे। अब ये किसे क्रिटिसाइज करते थे दोस्तों? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को। क्यों? बिकॉज इनका मानना था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से जो वर्किंग और पुअर क्लास है वो सबसे नेगेटिवली इंपैक्ट होते हैं। ठीक है, बिकॉज अमीर आदमी तो पैसा कमाता है, मेहनत कौन करता है? वर्किंग क्लास। मेहनत कौन करता है? पुअर क्लास। और मजे कौन लेता है? अमीर आदमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वर्कर्स एंड पुअर क्लास के साथ मतलब बहुत गलत करती है और सिर्फ बिजनेसमैन को प्रमोट करती है। ठीक है, कम्युनिस्ट यहां पे क्रिटिसाइज करते थे वेस्टर्न स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी को, बिकॉज इनको लगता था कि ये जो है सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। सो कंट्रीज विच वर पार्ट ऑफ दिस ब्लॉक वर पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया। तो ये जो अनईजी टेंशन का जो पीरियड था दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, जिसमें इसी को हम कहते हैं कोल्ड वॉर एरा, और इसमें अगर आप देखोगे एफर्ट किया जा रहा था बाय एवरी कंट्री जो कि इस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थी कि एक दूसरे के साथ डायरेक्ट वॉर ना किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे दो ग्रुप्स बने हुए हैं और ट्राई किया जा रहा है कि एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट या डायरेक्ट वॉर यहां पे ना हो। ठीक है, इसी वजह से आप देखोगे तो एक दूसरे के साथ व्यापार ना करना, इंटरनेशनल रिलेशंस ना मेंटेन करना, इस तरीके से जो है एक दूसरे को बॉयकॉट किया जा रहा है। और कभी कभी आप देखोगे छोटे मोटे देशों के बीच में प्रॉक्सी वॉर्स हुआ करते थे। ठीक है, तो ये जो एरा है पूरा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और अनईजी टेंशन का वर्ल्ड में, इसी को हम कोल्ड वॉर कहते हैं। ठीक है, कोल्ड वॉर, जैसे मैं तुमसे जो है डायरेक्टली फाइट नहीं कर रहा फिजिकली, लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूं दोस्तों, यहां पे लेट्स से बातचीत बंद कर दे रहा हूं, तुम्हारी शिकायत मैम से कर दे रहा हूं, तुम्हें किसी और से पिटवाने का ट्राई कर रहा हूं। ये है कोल्ड वॉर एरा कि डायरेक्ट यहां पे कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ रहा तुम्हारे साथ, लेकिन आई एम ट्राइंग टू हार्म यू इन सम वे और द अदर। ठीक है, इस कॉल्ड एज कोल्ड वॉर करना। चलिए, अब फटाफट से आ जाते हैं दोस्तों हमारे अगले टॉपिक यानी यूनाइटेड नेशंस के ऊपर, कि यूनाइटेड नेशंस की जब हम बात करते हैं व्हाट आर यूनाइटेड नेशंस, कैसे फॉर्म हुए। देखो, तो यूनाइटेड नेशंस की बात की जाए तो अगेन हमको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसका फॉर्मेशन होता है। वर्ल्ड के नेताओं को यह लगा दोस्तों कि एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो इस बार काफी मजबूत हो, लीग ऑफ नेशन से बहुत ज्यादा, और यहां वॉर्स को खासकर प्रिवेंट कर पाए। ठीक है,
अब इसका रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, नंबर 1 रीजन था कि भैया सबसे पहले तो वॉर्स, क्या आपको पता है कि 2 वर्ल्ड वॉर लड़ी गई थी, इसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है, इकोनॉमिक वे में भी इन वॉर्स ने काफी इंपैक्ट किया था दोस्तों, इसलिए जरूरी था एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाना का जो फ्यूचर वॉर्स को प्रिवेंट कर पाए। दूसरी बात, लीग ऑफ नेशंस एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं पाया। यहाँ पे लीडर्स को रियलाइज हुआ कि इससे भी ज्यादा तगड़ा यहाँ पे इंस्टीट्यूशन चाहिए जिसमें वॉर्स को प्रिवेंट करने की ताकत और इंटरनेशनल सिक्योरिटी मेंटेन कर पाए, ठीक है। तो कोल्ड वॉर एरा आपको पता है कि 2 आर्म्ड ब्लॉक्स बन गए थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दोस्तों। वेस्टर्न या कैपिटलिस्ट ब्लॉक को यूएस लीड कर रहा था, है ना, सोवियत ब्लॉक को रशिया लीड कर रहा था, और ये जो आइडियोलॉजी हो सकता है कभी ना कभी चल के थर्ड वर्ल्ड वॉर में जो है यहाँ पे मान लीजिए कन्वर्ट हो जाए, है ना। और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी तो आपकी ह्यूमैनिटी को बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन सभी कंट्रीज यहाँ पे डेवलप कर रहे थे, राइट। तो एकदम न्यूक्लियर वॉर हो जाता थर्ड वर्ल्ड वॉर तो मतलब खत्म ही हो गए होते हम एकदम, इजंट इट। तो इसलिए ट्रांसपेरेंट और इंपार्शियल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए दोस्तों, जो यहाँ पे कंट्रीज को पीसफुली चीजों को रिजॉल्व करने में मदद कर पाए। साथ ही साथ डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, मैंने कहा ना, एटम बम्स डेवलप हो चुके हैं, यहाँ पे यूज किए जा चुके थे। सो वेपन्स इतने पावरफुल थे कि पूरी दुनिया बर्बाद कर सकते थे। अब कई सारे कंट्रीज ने यहाँ पे होड़ में, रेस में जो है इन वेपन्स को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया था। तो इंपॉर्टेंट था कि यूनाइटेड नेशंस क्या करे, अर्थ को, लोगों को, ह्यूमैनिटी को इन वेपन्स के गंदे इफेक्ट से बचा पाए, राइट। तभी होगा जब पीसफुली आप चीजों को सॉल्व करोगे, राइट। अच्छा, वॉर के टाइम पे जो लीडर्स थे अलाइड गवर्नमेंट्स के, लाइक रूजवेल्ट हो गए, चर्चिल हो गए आपके, है ना, स्टालिन हो गए, इनको समझ में आ रहा था कि वॉर कितनी डेंजरस है। इन्होंने बहुत सारे डिस्कशन किए और डिस्कशंस का रिजल्ट क्या था दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ द यूएन, है ना। तो चार्टर ऑफ द यूएन को ड्राफ्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट किया जाता है सैन फ्रांसिस्को में 1945 जून के अंदर, और फॉर्मली जो है 24 अक्टूबर 1945 को यूएन आ जाता है आपके एग्जिस्टेंस में दोस्तों, जब इस चार्टर को वेरीफाई करके अप्रूव कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, अब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है यूएन के, नंबर 1 की इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को मेंटेन करना, फ्रेंडली रिलेशंस को प्रमोट करना, इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन को प्रमोट करना, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और लगातार यहां काम करते रहना फॉर एस्टैब्लिशिंग पीसफुल रिलेशंस, ठीक है। तो ये जो है हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके, हमारे यूएन के। और बेटा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं ना। प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन की बात करें, देखिए नंबर प्रिंसिपल्स बहुत क्लियर है बेटा यहाँ पे, टू रिस्पेक्ट द सोवरेन इक्वालिटी, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं उनके इंडिपेंडेंस को यहाँ पे रिस्पेक्ट करना। ऑब्लिगेशंस जो है मेंबर नेशंस यहाँ पे फुलफिल करेंगे अपने जितने भी हैं, ठीक है। मेंबर नेशंस यहाँ पे एक दूसरे को डराएंगे नहीं, ना ही फोर्स का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। मेंबर नेशंस यहाँ पे यूएन को उसके जितने भी एक्शंस उसमें सपोर्ट करेंगे बेटा, और यूएन यहाँ पे किसी भी देश के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये थे यूएन के मेन प्रिंसिपल, ठीक है। अब फैक्ट्स का अगर मैं आपको बताऊं, वैसे आप स्किप भी कर सकते हो उसको, कि हेडक्वार्टर्स अगर आप देखोगे मेस्टली न्यूयॉर्क में, सारे इसके जितने भी ऑर्गन्स है उसके, एक्सेप्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हाग नीदरलैंड्स में लोकेटेड है। फ्लैग लाइट ब्लू है, मिडिल में पोलर मैप है वर्ल्ड का, उसमें ऑलिव ब्रांचेस हैं जो पीस को सिंबलाइज करती हैं। फ्लैग को अडॉप्ट किया था हमने 20 अक्टूबर 1947 को। जितना भी खर्चा है यूएन का, उसके मेंबर का नेशन जो है डोनेशंस के फॉर्म में उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। लगभग 193 मेंबर कंट्रीज हैं, और भारत एक ओरिजिनल मेंबर है दोस्तों यूएन का, बिकॉज इसने सैन फ्रांसिस्को वाली कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं आपसे ऑर्गन्स ऑफ द यूएन की बात करूं, तो यूएन के जो मेन ऑर्गन्स है बेटा, उसका जनरल असेंबली है, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द सेक्रेटरीट, और आपका द ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो मेनली आपको ये 3 पढ़ने हैं, सिक्योरिटी, जनरल और आईसीजे, ठीक है। बाकी आपको नहीं पढ़ने दोस्त, इतना ही आपके सिलेबस में। फटाफट से आ जाते हैं हमारी जनरल असेंबली पे। कैसे दिखती है, कुछ ऐसी दिखती, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, अगर आपको दिख रही होगी ना, तो ऐसी हमारी जनरल असेंबली। इसको आप एज अ वर्ल्ड पार्लियामेंट काइंड ऑफ मान सकते हो, जैसे हमारे देश का दोस्तों संसद है, पार्लियामेंट है, वैसे ही आपको ये जनरल असेंबली यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें जनरल असेंबली की, इट्स द मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। जितने भी मेंबर्स हैं यूएन के, वो मेंबर्स होते हैं जनरल असेंबली के। हर कंट्री का यहाँ पे एक वोट होता है। रेगुलर सेशंस होते हैं जनरल असेंबली के दोस्तों, जो सितंबर के 3rd ट्यूसडे पे स्टार्ट होते हैं। हर साल का सितंबर का 3rd ट्यूसडे इनके सेशन का बिगनिंग होता है, और ये कब तक चलते हैं दोस्तों, 3rd वीक ऑफ दिसंबर तक। एक नया प्रेसिडेंट हम अपॉइंट करते हैं हर नए सेशन के लिए। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट मैटर्स पर डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। कैसे, 2/3 मेजोरिटी से, मतलब जो टोटल मेंबर नेशन है उसका 2/3 पीपल अगर अग्री करेंगे तो फिर वो चीज आगे पास होगी, ठीक है। इसमें बजट आ जाता है, साथ ही साथ जो है वो कुछ मेंबर्स को हटाने का, नए मेंबर्स को लाने का, सारा डिसीजन यहाँ पे बेटा लिया जाता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब पावर्स एंड फंक्शंस क्या है, देखिए क्या कर सकती है जनरल असेंबली। रिकमेंडेशंस कर सकती है कॉपरेशन के ऊपर वर्ल्ड के में, ठीक है, पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के ऊपर,
और इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन है वो यहाँ पे किया जाता है। रिकमेंडेशन दिए जाते हैं कोई भी ऐसे क्वेश्चन पे जहां पे पावर्स एंड फंक्शंस किसी भी ऑर्गन की इन्वॉल्व हो। ठीक है, रिपोर्ट्स जो आती हैं सिक्योरिटी काउंसिल से या बाकी ऑर्गन उन्हें कंसिडर करना, अप्रूव करना, बजट अप्रूव करना यूनाइटेड नेशंस का, नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्हें अपॉइंट करना, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल बेटा, है ना, और साथ ही साथ जजेस को जो है हमारे आईसीजे के, उन्हें अपॉइंटमेंट करने में हेल्प करना। ठीक है, तो ये सारे पावर्स एंड फंक्शंस है जनरल असेंबली के। नाउ लेट्स क्विकली कम टू द सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल आपको इस तरीके की दिखती है दोस्तों। अब क्योंकि नाम में ही सिक्योरिटी काउंसिल है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वर्ल्ड पीस वगैरह रिलेटेड बातें होने वाली है। ठीक है, चलिए, तो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, 10 इसके नॉन परमानेंट और 5 इसके परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, चलिए, तो इट हैज 5 परमानेंट मेंबर्स। कौन कौन से? चाइना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन और यूएसए। इंडिया भी बेटा चाइना की जगह यहाँ हो सकता था, लेकिन हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में कर गए गड़बड़। हमने चाइना को बहुत प्रमोट किया कि चाइना को यूएन का परमानेंट मेंबर बनाइए, बल्कि जिस टाइम पे ये स्टांस हम लेके बैठे हुए थे, उस टाइम पे अगर हम ट्राई करते दोस्तों तो हम भी यहाँ परमानेंट मेंबर बन सकते थे। अब दोस्तों चाइना परमानेंट मेंबर बनने के बाद इंडिया को कभी इसका हिस्सा बनने ही नहीं देता। आप सोचो, इंडिया यूएन के फॉर्मेशन के टाइम से, बट स्टिल वी आर नॉट अ परमानेंट मेंबर, हम नॉन परमानेंट मेंबर्स पे ही आ रहे होते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो बाकी जो अदर आपके 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है, इसमें से 5 मेंबर्स आते हैं अफ्रो एशियन कंट्रीज से, 2 आते हैं दोस्तों लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से, 2 लोग आते हैं यहाँ पे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से, और 1 आदमी आता है यहाँ पे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज से। ठीक है, हर इंसान का एक वोट होता है यहाँ पे, हर मेंबर का एक वोट है। लेकिन डिसीजन अगर आप देखोगे ना सिक्योरिटी काउंसिल में कैसे लिया जाता है, एटलीस्ट जब उसके 9 मेंबर्स यहाँ पे फेवर में वोट करते हैं, इंक्लूडिंग द परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, तो परमानेंट मेंबर्स को इंक्लूड करके जब 9 मेंबर्स इन टोटल किसी चीज को फेवर करेंगे, वही चीज यहाँ पे डिसाइड की जाएगी। अच्छा, हर परमानेंट मेंबर के पास एक स्पेशल पावर्स को हम कहते हैं वीटो पावर। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाने की बात की जा रही है, तो 4 लोग तो यहाँ पे सपोर्ट में उतारा रहा है, जैसे मान लीजिए फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, यूएस कह रहे हैं कि हाँ यार इंडिया को परमानेंट मेंबर बना लो। लेकिन चाइना ने अगर वीटो कर दिया, चाइना ने नेगेटिव वोट डाल दिया, इसी को हम कहते हैं वीटो करना, मतलब किसी चीज को अपोज कर देना। तो चाइना ने अगर वीटो यूज कर लिया, नेगेटिव वोट यूज कर लिया, तो ऑब्वियस बात है इंडिया को आप नहीं बना पाओगे परमानेंट मेंबर। मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मान लो पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे रशिया ने यूक्रेन पे वॉर जो है डिक्लेयर कर दी। ठीक है, अब ये बात सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस हुई, तो बाकी जो 4 देश थे, चाइना, फ्रांस, यूएस और ब्रिटेन, इन्होंने कहा वॉर गलत है, लेकिन रशिया ने इस बात को वीटो कर दिया। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट जो है यूएन यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज रशिया क्या है, परमानेंट मेंबर है, और रशिया ने अगर वीटो कर दिया तो ऑब्वियसली बात है यूएन वॉर में इंटरवीन नहीं कर पाएगा। तो आप देख सकते हो एक बहुत बड़ा फ्लॉ भी है ना। चलिए, तो हमने क्या कहा कि इफ एनी ऑफ देम कास्ट नेगेटिव वोट इन डिसीजन, डिसीजन डज नॉट पास। ठीक है, चलिए, फंक्शंस क्या है? इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी मेंटेन करना, कोई डिस्प्यूट या सिचुएशन को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना जिससे इंटरनेशनल पीस हार्म हो रहा हो, प्लान्स बनाना दोस्तों यहाँ पे आर्मामेंट्स या वेपन्स को मॉनिटर करने के लिए, किसी भी अग्रेसर, कोई कंट्री अगर एग्रेसिवनेस दिखा रहा है तो उसके अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन लेना। ठीक है, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स, कि नए मेंबर्स कौन आएंगे उनका रिकमेंडेशन देना, साथ ही साथ सेक्रेटरी जनरल एंड साथ ही साथ दोस्तों असेंबली के साथ मिलकर के आईसीजे के जजेस को अपॉइंट करने में हेल्प करना। तो ये इनके मेजर बच्चों क्या है दोस्तों हमारे फंक्शंस। अब ये हमारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, लग रहा है ना एकदम जबरदस्त धांसू सा क्लासेस है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका नीदरलैंड्स के अंदर है दोस्त। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये अगर आप देखोगे मेन जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, सीट इसका कहां लोकेटेड है, कहां है इसका इंस्टीट्यूशन बच्चों? हैग, नीदरलैंड्स के अंदर। लीगल डिस्प्यूट्स यहाँ पे सेटल करता है, यहाँ पे एडवाइजरी देता है लीगल क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, अगर आप देखोगे लगभग 15 जजेस के आसपास है जिन्हें अपॉइंट किया जाता है यहाँ पे, अगेन बाय मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली एंड साथ में हमारे सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कोर्ट यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे केसेस को डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड कन्वेंशंस एंड फोर्स। मतलब बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं दोस्तों जो अभी एक्टिव होते हैं, उनके हिसाब से आप देखोगे कई बार आईसीजे में डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, एक इंटरनेशनल कोड भी होता है दोस्तों लॉ का, है ना, तो जो सभी मल्टीपल लॉस को स्टडी करके बनाया गया होता है, तो उसके हिसाब से आप देखोगे आईसीजे एक्ट करता है यहाँ पे, राइट। एक होता है इसका वॉलंटरी ज्यूरिसडिक्शन, मतलब यहाँ पे कोर्ट जो है डिसाइड कर सकता है मैटर्स इन अ केस जो कोई भी मेंबर नेशन इसकी तरफ लेकर के आया है। ठीक है, कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन में क्या आ जाता है, वो केसेस, ठीक है, जब बहुत सारी ट्रीटीज, जहां पे अगर आप देखोगे कोई डिस्प्यूट को सबमिट किया जा रहा है, वो कोर्ट तक लाई जाती है, तो वहां पे डिसाइड करता है केस को। फिर वो डिस्प्यूट्स जहां पे इंटरनेशनल लॉज को इंटरप्रेट करने की बात आती है, वो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है आईसीजे करता है। यहाँ पे वो भी केसेस ये यहाँ पे रिलेटेड टू रेपरेशन, मान लीजिए कोई कंपनसेशन वाला केस है जहां पे कंट्री को कंपनसेशन भरना, हर्जाना भरना है, तो ऐसे केसेस के रिगार्डिंग भी अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे ये डिसीजंस लेता है। ठीक है, कि मान लीजिए कोई कंट्री ने कोई इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक किया है रिगार्डिंग अ कंपनसेशन, है ना, या उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन था, तो ऐसे केसेस को भी हमारा ये कोर्ट डिसाइड करेगा बेटा। ठीक है, साथ ही साथ ये एडवाइजरी ओपिनियन दे सकता है जब एक प्रेजेंट मेंबर नेशन जो है इसको एडवाइस करने का रिक्वेस्ट करता है। साथ ही साथ कोर्ट बेटा यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ
लॉस को बनाने में भी बहुत ज्यादा मदद लेता है, बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है आपकी, ठीक है। ये रेकमेंड करता है कौन कौन से स्टेप्स लिए जाने चाहिए फॉर अ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। चलिए, इसके अलावा ये आपको नहीं पढ़ना है फिलहाल, मैं आपको जस्ट ब्रीफ दे देता हूं बेटा। ये जो इकोनॉमिक कहते हैं ना फुल एम्प्लॉयमेंट सामाजिक और सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। ये वर्ल्ड में कैसे हम जो इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट कर सकते हैं वो इसका ऑब्जेक्टिव है। ट्रस्टीशिप काउंसिल की अगर हम बात करें दोस्तों, जो वर्ल्ड वॉर 2 के पहले जो टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेट थी उनको ये देखा करता था, ठीक है, था ट्रस्टीशिप काउंसिल आपका, इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना। सेक्रेटरीट आपको बेसिकली बता देता हूं कि मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है यूएन का, इसमें सेक्रेटरी जनरल होता है जो कि इसका मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर माना जाता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन सिंपल है कि यहाँ पे एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स होती है ना, हमारे जितने भी यूएन के ऑर्गन्स हैं उनकी एक्टिविटीज को आपस में कोऑर्डिनेट करके रखना, दैट इज इट्स मेन टास्क, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों यहीं तक था आपका एक बढ़िया सा जबरदस्त सा टॉपिक। लगभग हमने 40 मिनट्स के अंदर जो है इस जबरदस्त से टॉपिक्स को, 2 चैप्टर्स को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और आपका यूनाइटेड नेशंस को यहाँ पे कवर किया एकदम क्रिस्प तरीके से। तो दोस्तों कंप्लीट चैप्टर रिकैप की सीरीज चल रही है। इस सीरीज का होल ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल, दैट इज आप बच्चों को एकदम कम बढ़िया से समय में क्रिस्प तरीके से पूरा रिकॉल रिवाइज करवा दिया जाए। अब इसका फायदा ये होता है कि मान लीजिए अगर आप टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपको एक वन शॉट वीडियो चाहिए और ऐसा वीडियो मिल जाए जहां पे 2 चैप्टर्स एक साथ आ रहे हो, 45 मिनट्स में, 50 मिनट्स में, 1 घंटे में खत्म हो जा रहे हो, तो आप रिवाइज बहुत अच्छा कर पाते हो, isn't it? अब बहुत बढ़िया रिवीजन बेटा यहां पे कर पाते हो, एंड दैट इज व्हाई दीस वीडियोस आर फॉर यू, ठीक है। तो मेरी मुलाकात होगी आप बच्चों से बहुत जल्द अगले वीडियो के अंदर। अगला वीडियो में प्रॉपर्ली आपको लिए डालने वाला हूं कंप्लीट जुडिशरी पे, सुप्रीम कोर्ट वाला, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एक यूनिट है अपने आप में प्रॉपर वो बच्चों, तो एक यूनिट आपने तैयार कर लिया तो आपके जो है बहुत सारे नंबर पक्के हो जाएंगे यहाँ पे। तो कंप्लीट यूनिट को मैं ट्राई करूंगा कि एक सिंगल वीडियो में समराइज करके आपके लिए डाल दो, 1 घंटे के आसपास के वीडियो बना करके, ठीक है। तो मैं मुलाकात करता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए दोस्तों, और पढ़ाई करते रहिए यार अपने प्यारे प्यारे आईसीएसई वाला के साथ। मेक श्योर दैट यू डाउनलोड द नोट्स। कहां से नोट्स आपको मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में पीडब्ल्यू ऐप का लिंक दिया हुआ है, जाइए नोट्स को डाउनलोड करिए, पढ़ाई करिए। मेरा आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका गाइड कुणाल दिस साइड, मिलता हूं आपसे अगले क्लास के अंदर बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, बाय बाय। टी रेक्स सर आपके जा रहे हैं, साइनिंग ऑफ टू द जुरासिक वर्ल्ड गाइस, बाय बाय।